इन 1958 इन्होंने 1958 में मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, मिचेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट भी इसको बोला जाता है, इन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया था। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? फर्स्ट, दे ग्रू इकोलाई इन अ कल्चर मीडियम containing ammonium chloride as the only source of nitrogen. Here N15, that is heavy isotope of nitrogen. उन्होंने क्या किया? इकोलाई जो बैक्टीरिया थे उनको कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो किया। उस कल्चर मीडियम के अंदर नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए उन्होंने ऐड किया सोल्ट अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन था उसका जर्नल जो फॉर्म होता है वो 14 होता है, N14। उसकी बजाय उसका हैवी आइसोटोप यूज किया यानी कि 15। N15 हैवी आइसोटोप है, ये रेडियोएक्टिव नहीं होता है, तो हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का यूज किया जो कि अकेला सोर्स था नाइट्रोजन का। इस मीडियम में नाइट्रोजन की और कोई दूसरी फॉर्म नहीं डाली गई थी। अब रिजल्ट ये हुआ कि जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, अपने डीएनए को डबल करता है, तो जो हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का वो उसके डीएनए में और दूसरे मॉलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट होता चला गया। हैवी नाइट्रोजन incorporated into newly synthesized DNA and other nitrogen containing compounds. जो भी डीएनए के नए स्टैंड बने उन सब के अंदर हैवी नाइट्रोजन चला गया, जिसके अलावा जो दूसरे नए नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं, मान लो एटीपी बना, उसमें भी नाइट्रोजन होता है, तो वहां पे भी क्या चला गया? हैवी नाइट्रोजन। तो इस तरीके से न्यू डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हैवी नाइट्रोजन का एक तरीके से इनकॉर्पोरेशन हो गया था, उसका डिपोजिशन हो गया था। नेक्स्ट थिंग, अब जो हैवी डीएनए है उसको लाइट डीएनए यानी किन इकोलाई सेल के अंदर लाइट डीएनए, किन के अंदर हैवी डीएनए है, उसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है? तो इनके लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड का यूज किया। दे यूटिलाइज्ड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट for the separation of heavy DNA from light DNA। हैवी डीएनए को लाइट डीएनए से सेपरेट करने के लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट की एक खास प्रॉपर्टी होती है, अगर एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर हमने सीजियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है वो फिल कर दिया है, तो सीजियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सीजियम क्लोराइड सबसे नीचे जो लेयर बनाता है उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सीजियम क्लोराइड की, और जैसे जैसे ऊपर चलते हैं सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी कम होती चली जाती है। तो ये ग्रेडियंट बना देता है, मीन्स हाई से लो या लो से हाई। ऐसा नहीं होता कि पूरी ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्म डेंसिटी प्रेजेंट होती है। तो सीजियम डेंसिटी ग्रेडियंट की ट्यूब बनाई। अब इस डेंसिटी ग्रेडियंट का बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल इसमें हम डालते हैं वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से जाके वहीं पे रुक जाता है, स्टे करने लगता है। तो हैवी, लाइट या हाइब्रिड किसी भी तरह का डीएनए वो जाके अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर रीजन में एक अपना स्पॉट बना देता है, अपना एक बैंड बना देता है। इस तरीके से उन्होंने हैवी डीएनए को लाइट डीएनए से
सेपरेट किया था आगे की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे आया उसमें इकोलाई को ग्रो किया गया NH4Cl जिसमें हैवी नाइट्रोजन था, उसमें उसका यूटिलाइज करके जिससे हैवी डीएनए उनको मिल गया था। पहला पॉइंट। कुछ ही जनरेशन में अगर हमें इस तरीके से इकोलाई को कुछ जनरेशन तक हैवी डीएनए जो NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड जिसमें हैवी नाइट्रोजन यूज किया गया है, अगर उस मीडियम में कुछ जनरेशन तक मल्टीप्लाई करने देते हैं तो कुछ जनरेशन के बाद लगभग सभी इकोलाई के अंदर हैवी डीएनए होगा, कोई लाइट डीएनए नहीं बचेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो लाइट डीएनए था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसकी जगह पे हर बार हैवी डीएनए बनता चला गया है। तो कुछ जनरेशन के बाद जो इकोलाई ऑब्टेन्ड होंगे वो पूरी तरीके से हैवी डीएनए को कंसिस्ट करते हुए होंगे। अब उसी पॉइंट को लेकर हम आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इकोलाई विद हैवी डीएनए आर or you can say were transferred into the normal medium, उसको नॉर्मल मीडियम में डाल दिया गया। नॉर्मल मीडियम में डाल दिया गया मीन्स हैवी डीएनए वाला जो इकोलाई था कुछ जनरेशन के बाद हैवी बन चुका था वो, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया नॉर्मल मीडियम में जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट था। अब जितना भी डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर जो नया स्टैंड बनेगा उसमें हमेशा N14 आता जाएगा। तो यहां पे एज द इकोलाई मल्टीप्लाई द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल get incorporated with N14 से वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अगेन इकोलाई सेल्स में से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है और उसका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर सेपरेशन किया जाता है। एट वेरियस स्टेजेस डीएनए, यहां पे डीएनए मीन्स इंटैक्ट डीएनए, कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए उसमें। एट वेरियस स्टेजेस डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम इकोलाई एंड सेपरेटेड इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में उसको सेपरेट किया गया और इस सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है जिसमें काफी हाई स्पीड से अबाउट 50,000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से सीजियम क्लोराइड की ट्यूब के अंदर डीएनए को लोड किया जाता है ऊपर, यहाँ पे उसमें लोड करने के बाद उसको रोटेट कर दिया जाता है अबाउट 50,000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से, जिससे डीएनए लगातार नीचे ट्रेवर्स करता है और जहां पे उसकी मैचिंग डेंसिटी आ जाती है वहां पे आके वो रुक जाता है और वहां पे एक पर्टिकुलर बैंड बन जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने सेपरेशन किया। अब ये दो स्टेप के बेस पे हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की जो है कंक्लूजन, कि अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरे सिस्टम का। Third step, the DNA isolated from E. coli after 20 minutes of their transfer into NH4Cl medium
DNA isolated from E. coli after 20 minutes of their transfer into NH4Cl medium। जो अमोनियम क्लोराइड मीडियम है उसके अंदर उसको ट्रांसफर किया गया था, तो 20 मिनट के बाद, यानी कि जैसे ही ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर करने के 20 मिनट बाद उस E. coli से डीएनए को आइसोलेट किया गया और उसको रन किया गया। The DNA isolated from E. coli after 20 minutes of their transfer into NH4Cl medium is run या was run into cesium chloride which give a particular band, जिसने एक पर्टिकुलर बैंड दिया। अब नेक्स्ट 40 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स क्यों यहां पे यूज किया गया, क्योंकि 20 मिनट्स में डीएनए जो ये E. coli होते हैं वो अपनी एक जनरेशन को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि उसका जो डुप्लीकेशन टाइम है वो लगभग एक गुड क्वालिटी मीडियम में 20 मिनट्स होते हैं, यानी कि 20 मिनट में अपने आप को डबल कर लेता है। 40 मिनट्स के बाद अगर हम देखते हैं, यानी कि 2 जनरेशन को कंप्लीट कर लेता है। आफ्टर 2 जनरेशन, आफ्टर 2 जनरेशन उसका डीएनए आइसोलेट किया गया, उसको रन किया गया सीजियम क्लोराइड पे, और उसके बाद 80 मिनट्स के बाद उसका जो डीएनए है, यानी कि 80 मिनट्स के बाद 4 जनरेशन उसकी हो चुकी है, 4 जनरेशंस। उसके बाद उनके डीएनए को आइसोलेट किया गया और रन करके देखा गया कि उनके बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या एनालिसिस सामने आती है। तो यहां पे जो एनालिसिस सामने आते हैं कि जैसे डीएनए 20 मिनट्स के बाद, 40 मिनट्स के बाद या फिर 80 मिनट्स के बाद आइसोलेट किया जाता है, तो क्या चेंजेस आते हैं, कहां पे सीजियम क्लोराइड में उनके बैंड बनते हैं। Now, that is the diagrammatic representation for the experimental proof given by Matthew Michelson and Stark। इन्होंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है ये हैवी डीएनए का है, हैवी डीएनए जो कि उन्होंने N15 मीडियम जो यूज किया था वहां से इसको आइसोलेट किया था। तो इस हैवी डीएनए वाली E. coli को ट्रांसफर किया गया था NH14 या NH4Cl, यानी कि 14 नाइट्रोजन वाले मिक्सचर के अंदर 20 मिनट के बाद, यानी कि जब एक जनरेशन कंप्लीट हो जाती है E. coli अपने आप को 20 मिनट्स में डुप्लीकेट करता है, तो 20 मिनट के बाद जो डीएनए वो भी अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। अब यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, ब्लू दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। नया स्ट्रैंड जो होगा वो कौन सी नाइट्रोजन को अपटेक करेगा, 14 वाले को, उसको मैंने ब्लू जो ब्लैक पार्ट है उससे रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं उसमें एक पुराने वाला डीएनए स्ट्रैंड है और एक नए वाला है, तो यानी कि हाइब्रिड डीएनए बन गया। हैवी डीएनए को जब सीजियम क्लोराइड पे रन करते हैं तो पूरी ट्यूब के अंदर जो लोएस्ट पार्ट होता है, बॉटम पार्ट होता है, हैवी डीएनए वहां पे जाके अपने आप को सेपरेट करता है, वहां पे अपना बैंड बनाता है। जब इस डीएनए को 20 मिनट के बाद E. coli सेल में से डीएनए को निकाला और उसको रन करके देखा गया, तो उसने जो बैंड बनाया ना वो बॉटम पे बनाया ना टॉप पे बनाया, बल्कि बीच में बनाया। उसके बाद 40 मिनट्स का टाइम लिया गया, मीन्स 2 जनरेशन जब कंप्लीट हो जाती है, ब्लू और ब्लैक अलग हो जाते हैं। ब्लू यहाँ पे आ गया, ये ब्लू यहाँ पे आ गया, ये वाला जो ब्लैक ऊपर चला गया, ये वाला ब्लैक नीचे आ गया। अब यहाँ पे 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, तो टोटल कितने स्ट्रैंड बनेंगे, 4, 1 2 3 4। हर स्टैंड के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाए, जो ब्लू है उसके साथ में ब्लैक बन गया, यहाँ पे भी ब्लैक बन गया, और ब्लैक वाले के साथ ब्लैक वाला ही स्टैंड यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो 4 यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल बन गए हैं। 4 में से 2 डीएनए मॉलिक्यूल लाइट है बिल्कुल, इनको रन करेंगे तो इनका स्टैंड सबसे ऊपर बन जाएगा बैंड, जहां पे इनकी डेंसिटी सीजियम क्लोराइड के सबसे कम होती है। ये हाइब्रिड है तो इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग बीच में बन जाते हैं। अब 60 मिनट का टाइम लिया जाए तो यहाँ पे 4 डीएनए मॉलिक्यूल है, चारों डीएनए मॉलिक्यूल के स्टैंड जब सेपरेट होंगे तो 8 डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हो गई है, इसको आप एक स्टेप की फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कि 20 मिनट्स के बाद 2 स्टैंड बने, 40 मिनट्स के बाद हमारे पास 4 स्टैंड बनेंगे, और 60 मिनट यानी कि और 20 मिनट्स के बाद अगर हम देखे जाए तो यहाँ पे 60 मिनट के बाद ये हमारे पास
तो यहाँ पे जो 20 मिनट है उसके बाद ये 2 स्ट्रैंड बनते हैं, हाइब्रिड होते हैं, डेंसिटी बीच में आती है। 40 मिनट्स के बाद जब हम करते हैं तो 2 स्ट्रैंड से या 2 डीएनए मॉलिक्यूल इनसे 4 स्ट्रैंड बनेंगे, तो 4 नए डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। इसमें हाइब्रिड वाली की डेंसिटी ये होगी, लाइट जो डीएनए है वो अपने बैंड सबसे ऊपर बना लेते हैं। 60 मिनट यानी कि अब ये 4 मॉलिक्यूल है तो इनसे 8 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये 8 मॉलिक्यूल है, इसमें ये 2 मॉलिक्यूल हाइब्रिड है और बाकी सारे लाइट डेंसिटी वाले वो ऊपर आ जाएंगे। 80 मिनट्स के बाद 8 है यहाँ पे मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे बन जाएंगे 16 मॉलिक्यूल में से टोटल 2 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो हाइब्रिड होंगे 1 और 2, और बाकी सारे होंगे नॉर्मल। यहाँ पे नंबर मैंने 16 नहीं बनाए टोटल, तो आप जो नंबर बनाएंगे उसमें ये ब्लैक वाला जो पोर्शन मैंने दिखाया उसी के नंबर बढ़ जाएगा। जो हाइब्रिड है वो सिर्फ 2 रहेंगे और बाकी जितने रह गए हैं वो सारे के सारे लाइट वाले होंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह के बैंड हमें देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए, अगर सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है तो हैवी डीएनए यहाँ पे था, हैवी डीएनए का ये बैंड बना था, आगे जितनी भी डुप्लीकेशन होती यहीं पे बैंड बनना चाहिए था, और या ये हो सकता था कि यहाँ पे ये बैंड बना हैवी का, तो अगर सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से नहीं बनता तो सीधा फिर लाइट बैंड बनना चाहिए था, क्योंकि नाइट्रोजन 14 वाली आ गई है। हाइब्रिड बनने का मतलब ये है कि हमेशा एक स्टैंड पुराना होता है और एक नया स्टैंड बनता है, इसलिए हाइब्रिड डेंसिटी है। तो इस हाइब्रिड डेंसिटी वाला जो बैंड यहाँ पे अपीयर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से होता है। तो ये मिचेल्सन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट में शो किया गया था। इसके अलावा ये तो था इकोलाई के अंदर, और इकोलाई के अंदर प्रोक्रोमोसोम होता है, मींस हिस्टोन प्रोटीन्स होती नहीं है वहां पे, सिंपली जो डीएनए वो कुछ प्रोटीन के साथ वैसे ही जुड़ा होता है। लेकिन अगर हमारे केस की बात की जाए, प्लांट के केस की बात की जाए, तो वहां पे डीएनए प्रोटीन के साथ रैप होता है और पैकेज्ड होता है, यानी कि क्रोमोसोम बनाता है। तो क्या क्रोमोसोम में भी डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से होता है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए टेलर एंड हिज कोलीग्स showed that DNA replication in chromosome also occur by semi conservative mechanism। तो टेलर और उसके जो कलीग्स थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज किया था। अब रेडियो एक्टिव थायमिन का इन्होंने यूज किया था, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं था, यहाँ पे हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया गया है। और जिस प्लांट के अंदर स्टडी किया गया था वो था विशिया फैबा, यानी कि फैबा बीन्स। उन प्लांट के ऊपर जब स्टडी किया गया तो सेम वही रिजल्ट आया जो यहाँ पे मिचेल्सन और स्टोल को मिला था, जिससे क्लियर हो गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से ही होता है, चाहे वो क्रोमोसोम हो चाहे वो डीएनए इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट हो। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हाइब्रिड डीएनए का प्रेजेंट होना, उसका बैंड का यहाँ पे प्रेजेंट होना रिप्रेजेंट करता है कि सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से रेप्लिकेशन होता है। अगर यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से नहीं होता तो ये ब्लू था, तो यहाँ पे सीधे ही दोनों जो मॉलिक्यूल डार्क होने चाहिए थे कंप्लीटली, क्योंकि N14 मीडियम के अंदर ये डाला गया था और N14 मीडियम ही दोनों स्टैंड को बनाता है। तो उस केस में हमारे पास हाइब्रिड डीएनए नहीं आता। तो हाइब्रिड डीएनए आने का मेन पर्पज क्या है? क्योंकि डीएनए के दोनों स्टैंड सेपरेट होते हैं, टेम्पलेट का काम करते हैं, उनको रीड करके नया स्टैंड बनता है, जिसकी वजह से आधा हैवी और आधा लाइट यानी कि हाइब्रिड डीएनए देखने को मिलता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहां तक आपको रीड करना है। बुक के अंदर आपके डायग्राम है, कलर डायग्राम है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल रीड अबाउट द रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। ओके, थैंक यू।